BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm। रिदम पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मेरे साथ स्टूडियो में है मृणालिनी पांडे। मृणालिनी, आपका दिल से स्वागत। थैंक यू मैम। मृणालिनी ऐसा सोचती हैं कि जिंदगी बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, बशर्ते आप उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। आप ऐसे काम करो जो आपका दिल चाहे। आप काम में खूबसूरती ढूंढो, आप नेचर के करीब रहो और वो करो जो आपको खुशी दे, जो आपको संतुष्टि दे। ऐसी है हमारी आज की गेस्ट मृणालिनी। दर्शकों, मृणालिनी एक लेखिका हैं। इनकी लिखी हुई पुस्तक मेरे हाथ में है और साथ ही साथ हालांकि हिस्ट्री में मास्टर्स किया है, इनके पेपर्स कैम्ब्रिज तक प्रेजेंट हुए हैं और लेकिन इनका जुड़ाव है लेखन से और ट्रांसलेशन से। आज की तारीख में आप मंजुल पब्लिकेशन में ट्रांसलेशन कर रही हैं इंग्लिश टू हिंदी बुक्स का। बड़ा काम है। देखते हैं मृणालिनी किस तरह ये सब बड़े बड़े काम कर रही हैं। मृणालिनी, आप जैसे कि मैंने बताया कि आप हिस्ट्री के फील्ड में रहीं और आज की तारीख में आप हिस्ट्री में आगे ना बढ़कर ट्रांसलेशन के फील्ड में आ गई हैं, अनुवाद की दुनिया में आ गई हैं। तो क्या इसके पीछे कैसी यात्रा, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा जो अनुवाद करने का सफ़र था, इसको मैं बहुत सिरेंडिपिटस कहूँगी। ये बाय चांस हुआ। हिस्ट्री को मैंने छोड़ा नहीं है। हिस्ट्री आई विल स्टिल से इज़ माय फर्स्ट लव। मुझे हिस्ट्री से बहुत प्यार है और अभी भी मैं रिसर्च या शोध के कुछ कार्यों से जुड़ी हुई हूँ। मैं जब अपने मास्टर्स कर रही थी उस टाइम पे मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी और मैं थोड़ा परेशान थी। तो मम्मी ने कहा कि तुम घर पे खाली रहती हो, तो परेशान रहती हो, तो तुम्हें मंजुल जाना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। तो मैं जब मंजुल गई तो मम्मी ने ये भी मुझे सजेस्ट किया कि तुम हिंदी किताबों का जो वो है एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग उसे देखो, क्योंकि अंग्रेज़ी तुमने स्कूल में सीखी है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हो, तो वो तुम्हें आसानी से आ जाएगी। हिंदी में तुम्हें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, एक नया स्किल एक्वायर करना है, तो उसमें तुम्हारा ज़्यादा दिमाग लगेगा, तुम्हारे दिमाग में फालतू चीज़ें नहीं आएंगी, तुम ज़्यादा परेशान नहीं होगी। तो उससे मैंने हिंदी में जो अनुवादित पुस्तकें थीं, क्योंकि मंजुल बहुत ज़्यादा ऐसी किताबें जो कि अंग्रेज़ी में बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी चर्चित रही हैं, उनका हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद कराता है। तो हिंदी जो पुस्तकें थीं, जिन अंग्रेज़ी की ऐसी पुस्तकें जिनका हिंदी में अनुवाद हुआ था, मैं उनकी एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग करना मैंने शुरू कर दिया। ठीक है। और जब मैंने उसे करना शुरू किया तो मुझे अनुवाद की बारीकियां समझ में आने लगी। मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा, लिटरल ट्रांसलेशन या वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन हम नहीं कर सकते हैं। हमें कई बार जो अर्थ है, जो उसका सार है, उसे समझाना हमारे लिए ज़्यादा अनिवार्य है। तो एक दिन मैंने जो मेरे बॉस हैं मिस्टर विकास रखीजा, उनसे ये दरख्वास्त की कि आप मुझे एक पुस्तक अनुवाद करने के लिए दीजिए। और क्योंकि लव स्टोरी मेरी एक बहुत पसंदीदा किताब रही है बचपन से, और इसकी मूवी जो इसके ऊपर आधारित थी, इस किताब के ऊपर, वो भी मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने उनसे ये पुस्तक मांगी अनुवाद करने को। वो एक बहुत सपोर्टिव इंसान है, एज अ बॉस भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी। तो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। तो इसी तरीके से मुझे इस पुस्तक का अनुवाद करने को मिला। मेरे हाथ में आपकी ये बुक है एरिक सीगल की लव स्टोरी जी। तो जब इसको आपने ट्रांसलेट किया तो कई चुनौतियां सामने आई होंगी। जैसे अभी आपने बात की कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना ही ट्रांसलेशन नहीं होता, उसमें भावनाओं का समावेश होना चाहिए। जी बिल्कुल। कहीं उसकी जिसे कहा जाए कि जो मैसेज है उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। चीज़ें दिल को छूनी चाहिए। जी। आपने को ट्रांसलेशन के दौरान क्या ख्याल रखा? देखिए, सबसे पहले जो किताब की पहली लाइन थी वो ही बड़ी कठिन थी। उसमें था कि आप उस व्हाट कैन यू से अबाउट अ 25-year-old गर्ल हु डाइड। अब मैं उसको हिंदी में अनुवाद करती तो मैं लिखती, आप उस 25 वर्षीय लड़की के बारे में क्या कहेंगे जिसकी मृत्यु हो गई है या जो मर गई है। अब मुझे लगा, क्योंकि ये एक
आदमी अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है जिससे वो बहुत प्यार करता है, तो हम जब हमारे किसी के साथ ऐसे होना नहीं चाहिए, हमारा कोई ऐसा इंसान जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे परिवार का कोई सदस्य, अगर वो नहीं रहता तो हम कभी नहीं कहते कि वो मर गया है या उसकी मृत्यु हो गई, हम कहते हैं वो नहीं रहे, गुजर गए। तो मैंने उसकी पहली लाइन को जब अनुवाद किया तो मैंने लिखा कि आप उस 25 वर्षीय लड़की के बारे में क्या कहेंगे जो ज़िंदगी को अलविदा कह गई है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। क्योंकि हम नहीं कहते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़ा क्रूड या बुरा समझते हैं, मर गया, मौत हो गया, अंग्रेजी में तो चलता है। चलिए, बहुत ठीक कह रही हो मृणालिनी। और कहा जाए तो जिंदगी की खूबसूरती शब्दों के खेल में है। जी बिल्कुल। किस समय कौन से शब्दों का इस्तेमाल होना है, अगर वो सटीक हो, सही हो, तो वास्तव में जिंदगी अच्छी लगती है। जी, लोगों के रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, परिवार की जिंदगी अच्छी लगती है, माहौल खुशनुमा हो जाता है। जी बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे किसी से बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, वो खराब इसलिए होते हैं कि हमने उनसे कुछ कटु बोल दिया या उन्होंने हमसे कुछ कटु बोल दिया, और या फिर शब्दों का उन्हें सही अर्थ सही रूप में नहीं सही दिया। रूप में उन तक नहीं पहुंचा। बहुत ठीक कह रहे हो। तो जब आप अनुवाद करते हो तो अनुवाद के दौरान, जैसे आपने कहा, इन चीज़ों का ख्याल रखते हो। इस पुस्तक को, ये आपकी पहली पुस्तक है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दर्शकों, मेरे हाथ में मृणालिनी की पुस्तक है, लव स्टोरी एरिक सीगल की। तो इसके बारे में आपके क्या आपका अनुभव? देखिए, मैंने किताब पहली बार पढ़ी थी जब मैं शायद 13 या 14 साल की थी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे ये अवसर हमें मिला, हम सब लोग घर में बैठे थे, बंद थे, कि हम अपनी कुछ जो पसंदीदा किताबें हैं उनको दोबारा से पढ़ सकें। जब मैंने लव स्टोरी पढ़ी तो इसका चयन करने के पीछे की एक बहुत मेरा जो विचार था वो ये था, मेरी एक और बहुत पसंदीदा किताब रही है द थॉर्नबर्ड्स, जिसका एक बड़ा प्रसिद्ध कोट था कि द ग्रीक से दैट इट्स अ सिन अगेंस्ट द गॉड्स टू लव समवन बियॉन्ड ऑल रीजंस, एंड इफ समथिंग इज लव दैट वे द गॉड्स गेट जेलस एंड द वेरी ऑब्जेक्ट इज स्ट्राइक डाउन इन द फुलनेस ऑफ इट्स फ्लावर। तो जब मैंने ये कोट पढ़ा था थॉर्नबर्ड्स का, तो मैंने, मतलब ये एक ऐसा कोट है जो आप भूल नहीं सकते हैं आप इसको, ये इतना डीप है। जब लव स्टोरी को मैंने दोबारा पढ़ा लॉकडाउन के टाइम पे, तो मुझे लगा कि ओलिवर बारेट अपनी पत्नी जेनिफर से इसी तरीके से प्यार करता है, और शायद उसके लिए कोई और चीज़ उसके आसपास की इतना महत्व नहीं रखती जितना जेनिफर रखती है। उनके बीच एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, और शायद इसीलिए जेनिफर को किस्मत या जो भी हम कहें वो ओलिवर से छीन लेती है। तो जब मैंने ये चीज़ सोची तो मुझे लगा कि मैं विकास जी से इसके बारे में बात करूं कि मुझे इस पुस्तक का अनुवाद करना है। इस पुस्तक की जहाँ तक बात है, ये 70 के दशक में आई थी और ये उस टाइम की क्लासिक थी, एरिक सेगल ने जो लिखी थी। इसी से प्रेरित होके बॉलीवुड ने अखियों के झरोकों से मूवी बनाई, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पे बहुत चर्चित और बहुत चर्चित फिल्म रही वो। इस किताब की एक और बात थी कि इसमें अमेरिकी शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए बहुत शब्द थे। तो मैंने एक और चीज़ की रीडर्स के लिए कि मैंने कुछ शब्द जो मुझे लगा कि शायद हिंदी जो पाठक हैं या जो लोगों का कोई रिश्तेदार या वो स्वयं खुद अमेरिका से नहीं पढ़े हैं, उनको नहीं पता होगी, तो मैंने नीचे एस्टेरिक्स बना के लिख दिए। जैसे इसमें एक जगह एक टेक्निकल टर्म आता है मैग्ना कम लाउडे। तो यूएस में ऐसा होता है कि जो क्लास के टॉप के कुछ बच्चे होते हैं उनको इस तरीके के लैटिन ऑनर्स देते हैं, सुमा कम लाउडे, मैग्ना कम लाउडे। ये अमेरिका में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। तो मैंने नीचे एस्टेरिक्स बना के लिख दिया। इस तरीके से कुछ और शब्द आए जो कि मुझे लगा कि शायद भारतीय पाठक उससे अवगत नहीं होंगे, थोड़े टेक्निकल मुझे लगे, तो मैंने इस एस्टेरिक्स बना के लिख दिया नीचे। फिर इस किताब की एक और बात है कि ये एक अलग सामाजिक परिवेश को दर्शाती है। हमारा भारतीय समाज इससे पूरी तरह से विपरीत है। जो इस किताब का मुख्य पात्र है या जो नरेटर है ओलिवर बारेट, वो अपने पिता से उसकी कुछ अनबन रहती है। तो वो अपने पिता के पीछे उनको सन ऑफ अ बिच कहता है। अब मैं उसको हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकती थी उसका, क्योंकि वो बहुत भद्दा लगता। तो मैंने उसकी जगह उसको लिख दिया, थोड़ा डाइल्यूट किया, उसको लिख दिया मेरे खड़ूस पिता। अच्छा। कि कहीं ना कहीं उसके पिता से उसकी एक टकराव है, एक मनमुटाव है, वो बात दर्शकों तक पहुंच भी जाए और बात भद्दी भी ना लगे, क्योंकि भारतीय पाठक, हमारी भारतीय संस्कृति हमको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है कि हम अपने माता पिता के लिए ऐसे शब्दों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। मुझे आपकी बात सुनकर अच्छा लग रहा है, और ये भी मैं समझ पा रही हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि इतना अलग
अलग भाषाओं में अनुवाद क्यों? लेकिन जैसे कि अभी आपने अमेरिकन एजुकेशन के बारे में बताया, तो जब हम अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करते हैं तो हमारे अलग अलग भाषाओं के रीडर्स ये समझ पाते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में एजुकेशन या अलग अलग फील्ड में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, नॉलेज बढ़ती है। जी बिल्कुल। तो ये भी अनुवाद से बहुत फ़ायदा मिलता है हमारे रीडर्स को। बिल्कुल। अब देखिए, हमने जो भी बहुत क्लासिक्स पढ़े हैं, जैसे अगर आप देख लिए रशियन क्लासिक्स, वॉर एंड पीस या दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट, ये सारी किताबें मूलतः तो रूसी भाषा में लिखी गई थी, हम तक वो पहुंची उनका अंग्रेजी अनुवाद होके। या जैसे हम एक बहुत क्लासिक होमर की किताबों को, इलियड, ओडेसी, इनको बड़ा क्लासिक समझते हैं, ये मूलतः ग्रीक भाषा में लिखी गई थी, जिनका फिर अंग्रेजी अनुवाद किया गया, जिन्हें फिर हमने अंग्रेजी में पढ़ा। या जैसे एनियड है वर्जिल की, जिसका एक बड़ा फेमस कोट है, अमोर वेंकेटोमनिया या लव कॉन्कर्स ऑल, तो ये मूलतः लैटिन में लिखी गई थी, जिसका फिर अंग्रेजी अनुवाद हुआ गया। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी किताबें आईं जिनको मूलतः किसी और भाषा में लिखा गया था, हमने उसका अंग्रेजी या हिंदी अनुवाद पढ़ा, उससे हमें एक अलग सामाजिक परिवेश, एक अलग संस्कृति, अलग लोग, अलग विचारधारा के बारे में ज्ञान मिला। ठीक है। तो ये मुझे लगता है एक अनुवाद की सबसे बड़ी खूबी है कि अगर मुझे एक भाषा नहीं पता तो भी मैं उसको पढ़ सकती हूँ, उसको समझ सकती हूँ, क्योंकि उसका अनुवाद किया गया है उस पुस्तक का, वो पुस्तक मुझ तक उपलब्ध कराई गई है। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा वो लगता है, एडवांटेज लगता है। अनुवाद का एडवांटेज है, मतलब आप अलग अलग कंट्रीज़ का, दुनिया भर की चीज़ों को आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में जान सकते हो। बिल्कुल। और सामाजिक परिवेश जब पता लगता है तो अपनी ही पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल। हम लोग समझ पाते हैं कि अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग हालातों में किस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही मृणालिनी, आपका मैं देख पा रही हूँ कि दोनों लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा कमांड है। दर्शकों, जबकि मृणालिनी का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो मम्मी इनकी चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर इंदौर में है और डैडी डिफेंस ऑफिसर हैं, ब्रिगेडियर। तो और मृणालिनी ने एक अलग फील्ड चुना है, कहाँ हिस्ट्री को लिया और अब आ गई ट्रांसलेशन और साहित्य की दुनिया में। और अब मैं सोचती हूँ साहित्य की दुनिया के साथ साथ आप कविताएं भी लिखती हैं। जी जी, मैं कविता और लिखती जो ये कविताएं लिखती हैं वो हैं नेचर से जुड़ी हुई। लेकिन दर्शकों, ये नेचर से जुड़ना तो एक आम बात है, लेकिन इनकी कविताएं नेचर के साथ बहुत कुछ बोल जाती हैं, मतलब नेचर को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करती हैं। कैसे, वो मृणालिनी बताएंगी। मैं हमेशा से थोड़ी शाय थी, बचपन से इंट्रोवर्ट थी, तो मेरे लिए बचपन से कविता लिखना खुद को एक तरीके से एक्सप्रेस करने का एक जरिया था। बहुत खूब। कविता लिखना या पेंट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक हमारे अंदर, हम सबके अंदर एक प्रेसिंग डिजायर होता है खुद को एक्सप्रेस करना। तो कुछ लोग खुद को एक्सप्रेस करने का माध्यम रंगों या शब्दों के रूप में ढूंढ लेते हैं। तो मेरे लिए कविता वो था। जब मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई तो मेरे लिए वो एक कथारसिस भी बन गया कि मैं अपनी भावनाओं को लिख रही हूँ पेन और पेपर पे या फोन पे, पेंट कर रही हूँ, पेंट कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए कथारसिस हो गया। कई बार कविताओं को लिखना ऐसा हो गया कि मैं परेशान थी और मैं खुद ही से बात करती हूँ। जब मैं कविता लिखती हूँ तो मैं खुद को ही समझाती हूँ कई बार की प्रॉब्लम है पर चली जाएगी, गुजर जाएगा बुरा वक्त और सब ठीक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं खुद की भावनाओं को समझने की भी एक कोशिश है कि एकदम से मन में बड़ा केओस है, दुविधा चल रही है कि क्या हो रहा है, खुद ही को समझ में नहीं आ रहा। कई बार हम एक साथ बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं, दुख, खुशी, गम, बहुत सारी चीज़ें मिला जुला है, क्योंकि एंग्जाइटी। तो कई बार हम अपनी ही उन भावनाओं को एक एक करके उनको अलग से देखने की कोशिश करते हैं माइक्रोस्कोप के लेंस से, और उनको समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा मैंने शायद गुस्सा किया था पर गुस्सा नहीं था, शायद मुझे दुख था किसी बात का जो गुस्से के रूप में बाहर व्यक्त हुआ। तो मेरे लिए कविता वो है कि मैं अपनी भावनाओं को समझती हूँ, मैं एक ज़रिया है जिससे मैं अपने आप को भी समझाती हूँ कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो शुरू में जैसे मैं कुछ लिखना शुरू करती हूँ तो शायद मैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में लिखती हूँ, लास्ट में 2-3 लाइन्स में उसका समरी होता है कि नहीं, ठीक हो जाएगा, एक बुरी सिचुएशन है एंड इट शैल पास।
तो मेरे लिए कविता वो ज़रिया है। मैं मेटाफर्स बहुत यूज़ करती हूँ, जैसे डेजर्ट का, ओशन का, विंड का, रेनफॉल का, एंड ये शायद अपने अलग अलग भावनाओं को या ज़िंदगी के अलग अलग जो परिस्थितियाँ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है उनको दर्शाने के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत खूब। मतलब कई बार हम देखते हैं ना, ओशन है या हवाएं चल रही हैं या आराम से बहती हुई कलकल नदियाँ, तो ये सब चीज़ें अलग अलग इमोशंस को व्यक्त करती हैं। जी, ये आपने बहुत खूब बताया, और ये भी बहुत अच्छा लगा कि खुद ही को समझकर खुद ही को आगे बढ़ाना ये जरिया है। जी बिल्कुल, बहुत क्योंकि हमें खुद को, हमारे आसपास के लोग तो होते ही हैं हमें मोटिवेट करने के लिए, लेकिन जब तक हमें खुद में ये रियलाइजेशन हमें नहीं होता कि नहीं नहीं हमें कुछ करना है, वो मोटिवेशन हर किसी को खुद के लिए अपने अंदर से ही लाना पड़ता है, क्योंकि आसपास वाले कितना भी कहें, जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो खुद को खुद ही हमको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, अपने आप को आगे बढ़ने की प्रेरणा स्वयं देनी पड़ती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम सब के पास ऐसा है कि हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं चलती हैं, अच्छी बुरी, उनको समझना। अगर हम बहुत संवेदनशील या बड़े भावुक इंसान हैं जैसे कि मैं हूँ, तो उन भावनाओं को साथ लेके चलना, कहीं ना कहीं कि हमारा कोई इमोशन या हमारा जो संवेदनशीलता है उससे हमारे काम पे या हमारे आसपास की चीज़ों पे गलत प्रभाव ना पड़े, हमारे खुद के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े, तो उन सब चीज़ों को समझना, उनकी बारीकियों को समझना और खुद को आगे ले जाना। मृणालिनी, इसको तो कह सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के आर्किटेक्ट खुद बन जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है हमें अपनी ज़िंदगी को किस रास्ते, किस मंजिल पर ले जाना है। बिल्कुल। और जब हम अपने आप ही चीज़ों के रास्ते ढूंढने लगते हैं, खुद ही रास्ते बनाने लगते हैं, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल। बहुत खूब। मैं कभी आपकी मम्मी की लिखी किसी पुस्तक को मैंने पढ़ा था, पलाश के कई रंग। जी, जाने कितने रंग पलाश। जाने कितने रंग जी। पलाश के। और एक पुस्तक और पढ़ी थी, और इंतज़ार थक जी गया। जी। उसमें एक लड़की का किरदार था चीनी। आप वही हो? नहीं 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 नहीं। अच्छा। मेरी मम्मी ने क्या किया कि कुछ पात्रों के नाम ना घर के आसपास के जो लोग थे ठीक है। उनके ऊपर लिख लिए। जैसे एक कहानी में एक आदमी का नाम देवेंद्र लिख दिया, जो कि मेरे फादर का नाम है। एक कहानी के पात्र, मुझे ये लग रहा था कि सागर में मम्मी ने ये लिखा कि कोई फौजी सेंट जोसेफ के फेट में आए, और मुझे लगता था शायद देवेंद्र वही हैं। नहीं नहीं, वो लोग तो खैर अलग तरीके से मिले थे, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे। बट मम्मी ने कुछ कहानियों के पात्र के नाम अपने आसपास के लोगों के ऊपर रख दिए। जिस तरह आप बोल रहे हो, तो मैं मम्मी के उस कथानक में से चीनी पात्र को मैंने आपकी तरह पाया। मुझे लगा ये पक्का वही चीनी है। मैं तो बहुत छोटी थी जब मम्मी ने लिखा। पर्सनालिटी तो बाद में आपकी विकसित होती है, और हर किसी की एक अलग जर्नी होती है। आपको आपके जो ज़िंदगी के अच्छे बुरे अनुभव होते हैं उनसे आप सीखते हो, उनसे सीख के आप ग्रो करते हो, और उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है। यस, बहुत सही कहा। अब जैसे अभी आप कविताएं भी लिखते हो, हिस्ट्री को साथ लेके चलते हो, जी। आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? देखिए, एक तो मुझे अपनी कविताएं जो हैं उनका कलेक्शन को पब्लिश कराना है, उसको लेके पब्लिशर से बात मैंने शुरू कर दी है। दूसरा, मैं किसी के साथ कोलैबोरेट करके हमने सोचा कि हम E.M. फॉस्टर के ऊपर काम करें। E.M. फॉस्टर देवास में रहे थे कुछ समय, तो वो जिनके साथ मैं कोलैबोरेट कर रही हूँ वो अंग्रेज़ी के बैकग्राउंड को बिलोंग करती हैं, मैं हिस्ट्री के बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ। तो मुझे हम लोगों को लगा कि हमें साथ मिलके इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। और मैं भीमबेटका के ऊपर भी काम कर रही हूँ। एक उसके ऊपर एक तरीके से छोटा सा एक रिसर्च टाइप का कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो भीमबेटका के ऊपर काफ़ी शोध हो चुका है, बट मैं कुछ और चीज़ों को उसमें शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि आप कैम्ब्रिज में भी पेपर प्रेजेंट कर चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है आपका रिसर्च चलता रहता है। जी, वो मुझे एक तरीके से एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन देता है जब मैं कुछ नया पढ़ती हूँ, कोई नई चीज़ के ऊपर शोध करती हूँ, या फिर कोई आर्टिकल ही लिखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कुछ नया शोध करूँ, बट जैसे कोई आर्टिकल लिख रही हूँ एक मैगज़ीन के लिए या किसी ब्लॉग के लिए, तो वो मुझे बहुत एक तरीके से खुशी देता है, सुकून देता है। नई चीज़ें पढ़ना, नई चीज़ें जानना बहुत अच्छी बात है। और मृणालिनी, मैंने एक चीज़ और भी देखी कि आप सोचते हो कि ज़िंदगी में दिल से काम करो, दिमाग से बाद में। जी जी। तो आपको लगता है कि पैशन हो उसके पीछे भागो।
जी। लाइफ को पैशन के साथ जियो। जी, मुझे एक चीज़ ये लगती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे खुशी दे रही है, हाँ। तो मैं उसे करने में कभी थकूंगी नहीं, मैं दिन Exactly. रात नहीं देखूंगी। जैसे मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं अपने मास्टर्स कर रही थी, रात को जैसे कई बार नींद नहीं आई तो मैं उठ के हिस्ट्री से ही जुड़ी कोई मैगजीन पढ़ने लगती थी, या हिस्ट्री का कोई पॉडकास्ट देखने लगती थी, या कोई डॉक्यूमेंट्री देखने लगती थी। मैं उस काम को करने से कभी थकती नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको कभी सब्जेक्ट की तरह नहीं लिया। ये शायद यही रीज़न था कि मैंने फिर टॉप किया, मुझे गोल्ड मेडल मिला, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं था कि मैं टॉप करूं या मुझे गोल्ड मेडल मिले। मेरा उद्देश्य था कि मैं जो चीज़ मुझे खुशी देती है, जो सब्जेक्ट मेरा पैशन है, उसके बारे में मैं नई नई चीज़ें जानूं, नई नई किताबें पढूं, नए नए लेखकों के जो विचार हैं उनको जानूं। तो वो मेरा एक उद्देश्य था, जिसके चक्कर में मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए। बहुत बढ़िया। नहीं, वो बात ठीक है कि पैशन के पीछे भागो तो मज़ा भी आता है। जी, बिल्कुल। और जब इंसान की रुचि की चीज़ मिल जाए जी, तो उसका पैशन ऑटोमेटिक बन जाता है। बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ इंसान जो अपना काम करता है उससे प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। और जब वो प्यार करता है तो काम से जो आउटकम आता है, रिजल्ट आता है, वो उतना ही अच्छा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। वेस्ट नहीं जाती है, आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देती है। आप क्या बोलते हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, कि सोसाइटी में आज की तारीख में किस तरह से बदलाव आना चाहिए? बदलाव मुझे लगता है स्टूडेंट्स या जो यूथ हैं वो ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है चीज़ों के लिए, उनमें एक एनर्जी है। तो आई थिंक बदलाव सबसे ज़्यादा लाने का जो एक तरीके से मुझे लगता है काम है वो यूथ करेगा, या यूथ करता भी है। आप देखते हैं कि बहुत कम उम्र में कोई इंसान बड़ा फेमस लेखक बन गया, या किसी ने बड़ा सक्सेसफुल स्टार्टअप अपना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है यूथ तो है ही, वैसे ही यूथ बहुत एनर्जेटिक है, फुल ऑफ आइडियाज़ है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हर इंसान को अपना पैशन क्या है, अपनी कॉलिंग क्या है, या किस चीज़ में उसको मज़ा आ रहा है, उसको सबसे पहले तो पहचानना चाहिए। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चीज़ है जो हमें खुशी देती है। हमें बहुत देर लगती है वो पहचानने में। जब हमने उसे पहचान लिया तो कई बार हो सकता है कि वो चीज़ थोड़ी अनकन्वेंशनल हो, रूटीन से हटके हो, जिसमें इमिडिएटली आपको उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना मिले। जैसे लिखने पढ़ने का कार्य है, पेंटिंग है, इसमें आपको इमिडिएटली वो शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी अनलेस आप जेके रोलिंग बन जाओ, जो कि आपको शायद आप सीए या लॉयर या यूपीएससी आप क्वालिफाई कर दो, प्रशासनिक सेवा में आ जाओ, आपको वो जो वहाँ मिलेगी आपकी। लेकिन अगर कॉलिंग वो है, आर्ट है, म्यूज़िक है, लिटरेचर है, आपको उसे चेस करना चाहिए। आपकी कॉलिंग ये है कि आपको स्टार्टअप खोलना है, आपके पास एक फ्रेश आइडिया है जिसमें शुरू में कठिनाइयाँ काफ़ी हो सकती हैं, जबकि अब तो खैर स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा माहौल है देश में। तो आपको उसके पीछे भागना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, क्योंकि कई बार होता है नतीजे बहुत डिले होते हैं। हमने मेहनत की, हमें 5 साल 8 साल बाद उसका नतीजा मिला, लेकिन नतीजे मिलते ज़रूर हैं। मेहनत बेकार नहीं आती। डिले हो सकता है कि जो हम चाह रहे हैं कि हमने आज मेहनत की, हमें शुरू में 5 साल 10 साल बहुत फेलियर्स देखने पड़े। और जितने भी आई थिंक सक्सेसफुल लोगों की कहानियां हैं इसी तरह की होती है, और हार कर भी वो नहीं हारते हैं। हाँ, हम अब्राहम लिंकन को देखें, या हम कई लोगों को देखते हैं जो हार कर भी जिन्होंने जीत दर्ज की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मृणालिनी सही कह रही हो कि पहले तो युवा जाने अपने बारे में, और उसके बाद अपने पैशन को समझें और उसके पीछे उसके दौड़ें। बिल्कुल, तब जाके वो अपनी जिंदगी को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। हाँ, और तभी अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं संतुष्ट हो, तभी आप सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप जो कार्य कर रहे हो उससे आपको खुशी मिल रही है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तभी आप इस पोजीशन में होते हो कि आप कुछ कर सको सोसाइटी के लिए। भले मैं फाइनेंशियली नहीं, आप कोई एफर्ट करो, किसी को पढ़ाओ, किसी को कुछ करो, किसी भी मीनिंगफुल तरीके से आप सोसाइटी को, यू कैन ओनली गिव बैक व्हेन यू आर हैप्पी। हैप्पी एंड सक्सेस। हाँ, जब सक्सेसफुल हो तो सोसाइटी को आप बहुत खुशी से देते हो, बहुत आपको संतुष्टि मिलती है। हाँ। और मृणालिनी, मैं आपको बताऊं, हमारे कॉलेज में 5000 अराउंड स्टूडेंट्स हैं जो जीना जानते हैं, जिन्हें मालूम है कि स्टार्टअप्स के थ्रू या अपने पैशन को समझकर कैसे आगे बढ़ना है जी। और उस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में वो अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए स्मार्टली आगे बढ़ रहे हैं।
वो तो मैंने देखा है, यहाँ का वाइब, यहाँ का माहौल, यहाँ के स्टूडेंट्स, उनका डिसिप्लिन बहुत अलग है। और इसका आई थिंक पूरा क्रेडिट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। यस, प्रिंसिपल डॉक्टर फादर जॉन पीजे, ही इज़ रियल मोटिवेटर। हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आसमान छुओ, दुनिया में आगे बढ़ो और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी जगह बनाओ। ये क्योंकि इस उम्र के बच्चे बहुत इम्प्रेशनेबल एज है ये। Yes. आप उनको जैसा सिखाओगे वैसा वो सीख जाएंगे बहुत, और अगर अच्छा सिखाओगे तो वो चीज़, वो जो डिसिप्लिन बच्चे कॉलेज में सीख रहे हैं, जो हार्डवर्क करने की इम्पोर्टेंस कॉलेज में समझ रहे हैं, वो फिर उनके साथ जीवन भर रहती है। बिल्कुल। और सबसे मज़े की बात, एक खुशी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि नैक इंस्पेक्शन में अभी हम लोग प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेजेस में A+ में टॉप पर हैं मध्य प्रदेश में। वाओ, दैट्स ग्रेट। होना ही था। हाँ। तो यहाँ क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जाता है, बच्चों के लिए फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है जी, जिसमें हम खुद प्राउड फील करते हैं BSS फैमिली के होने का जी। और आज आपको BSS फैमिली में पाके हमारा प्राउड और बढ़ गया है। थैंक यू सो मच मृणालिनी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और खासकर आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपने मुझे स्कूल में पढ़ाया था और हिंदी पढ़ाई थी। हाँ। और आज हिंदी की पुस्तक जिसका मैंने अनुवाद किया उसके ऊपर चर्चा हुई, तो मेरे लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट है। और मेरे लिए इसलिए ज़्यादा प्राउड हो गया कि मैंने आपको पढ़ाया और आप इतनी अच्छी हिंदी के साथ जिस तरह आगे बढ़ रहे हो, तो उसके लिए मेरी दिल से आपके लिए दुआएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। BSS